साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा जो टॉपिक है मांग की अवधारणा। मांग की अवधारणा के तहत हमने पिछली क्लास में आवश्यकता के बारे में पढ़ा, मांग के बारे में पढ़ा, मांग के तत्व, बाजार मांग, व्यक्तिगत मांग, मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग करो और बाजार मांग करो, इन सब के बारे में देखा। उसके बाद हमने व्यक्तिगत मांग वक्र, बाजार मांग वक्र पढ़ा और मांग के निर्धारक तत्व, जिसके अंतर्गत हमने वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की पसंद, रुचि और भविष्य में उपभोक्ता की उस वस्तु की कीमत की प्रत्याशाएं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम अपनी इस कक्षा में मांग के नियम के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, अगर अभी तक आपने मांग की अवधारणा के संदर्भ में पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप पहले उन्हें देखिए, ताकि आपको मांग के नियम समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मांग के नियम को समझने के लिए पिछले 2 वीडियो देखना ज़रूरी है। उसके बाद आप मांग के नियम का यह वीडियो देखिए। आज हम मांग के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। एक वस्तु की मांग पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे वस्तु की स्वयं की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की पसंद, भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं आदि कारक वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। मांग का नियम बतलाता है कि अन्य बातों को स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत के कम होने पर उसकी मांग मात्रा में वृद्धि होगी और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा में कमी होती है। मांग पर अनेक कारक का प्रभाव पड़ता है, जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, संबंधित वस्तु की कीमत। यहाँ पर संबंधित वस्तु का संबंध स्थानापन्न और पूरक वस्तु के संदर्भ में है। भविष्य में उस कीमत की कम या अधिक होने की उपभोक्ता की प्रत्याशा, यानी भविष्य में उस वस्तु की कीमत कम होने की संभावना है तो वर्तमान में उस वस्तु की मांग घटेगी या बढ़ेगी। यह हम इस मांग के नियम के अंतर्गत पढ़ते हैं। मांग का नियम, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग मात्रा घटती है। मांग का नियम बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहें और उस वस्तु की कीमत में कमी होती है, प्राइस कम होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। अगर अन्य तत्व स्थिर रहें और वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग का नियम यह कहता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में कमी होती है। यह मांग का नियम दर्शाता है। कीमत व मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है, इसलिए मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। कीमत व मांग वक्र में विपरीत संबंध पाया जाता है, इसलिए मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। यहाँ पर हम मांग वक्र को एक टेबल और मांग वक्र बनाकर देखेंगे। यहाँ पर 2 संयोग हैं, ए और बी। ए संयोग बताता है जब वस्तु की कीमत 100 रुपये है तो उस वस्तु की मांग मात्रा 250 इकाई है, लेकिन जैसे ही वस्तु की कीमत घटकर 75 रुपये हो जाती है तो वस्तु की मांग मात्रा बढ़कर 500 रुपये हो जाती है। अब हम इस संयोग को डिमांड कर्व के ऊपर देखेंगे चित्र के माध्यम से। यहाँ पर एक्स अक्ष पर वस्तु की कीमत ली गई है, ये हमारा एक्स अक्ष है, और वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा को लिया गया है और वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को लिया गया है। जब वस्तु की कीमत 100 रुपये है
तो एक उपभोक्ता उस वस्तु की 250 इकाई का उपभोग करता है। यहाँ पर ए संयोग को प्राप्त करता है। लेकिन जैसे ही वस्तु की कीमत कम हो जाती है, 75 रुपये होती है, तो उपभोक्ता वस्तु की मांग मात्रा बढ़ा देता है, अर्थात 250 इकाई से बढ़ाकर 500 इकाई कर देता है। वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता ए संयोग से बी संयोग को प्राप्त कर लेता है। अतः यहाँ पर मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होगा, अर्थात बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होगा। अतः वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में इन दोनों के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। अतः मांग का नियम बताता है कि यदि वस्तु की कीमत घटती है, वस्तु की कीमत कम होगी, तो उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होगी, और यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा में कमी होती है। अर्थात मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध को दर्शाता है। अब हम मांग के नियम की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। मांग के नियम की उत्पत्ति। मांग का नियम अर्थात कीमत व मांग मात्रा में विपरीत संबंध दो तरीकों से उत्पन्न होता है। मांग का नियम, जिसको हम कीमत व मांग मात्रा में विपरीत संबंध भी कह सकते हैं, यह दो कारणों से या दो तरह से उत्पन्न होता है। पहला है सीमांत उपयोगिता व कीमत संबंध से। सीमांत उपयोगिता व कीमत संबंध से मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, इसके आधार पर मांग का नियम उत्पन्न होता है। दूसरा कारण है सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर। इन दो कारणों से मांग के नियम की उत्पत्ति होती है। अब हम इन दोनों का विश्लेषण करेंगे। पहला है सीमांत उपयोगिता व कीमत के आधार पर मांग का नियम का उत्पन्न होना। एक उपभोक्ता सम सीमांत उपयोगिता व कीमत के आधार पर उस स्थिति में संतुलन में होगा जब उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की कीमत दोनों बराबर होंगी, तो ऐसी स्थिति में वह संतुलन में होगा। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जब MU इज इक्वल टू P, अर्थात सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर होगी। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में होता है। यहाँ पर दो स्थितियाँ देखने को मिलती हैं उपभोक्ता के संतुलन के संदर्भ में। पहली स्थिति बताती है कि यदि सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत घटने पर उपभोक्ता अधिक खरीद के लिए प्रोत्साहित होता है। अर्थात वस्तु की कीमत घटने पर अधिक वस्तु का उपभोग करेगा, अधिक वस्तु खरीदेगा। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए कीमत के। जब तक कि सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू P न होगी, तब तक वह उस वस्तु की उपभोग की मात्रा बढ़ाता रहेगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है, किसी वस्तु की कीमत कम होती है, तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक हो जाती है। कीमत के कम होने पर उसकी सीमांत उपयोगिता उस कीमत से अधिक हो जाती है और वह उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदना चाहेगा। अतः किसी वस्तु की कीमत घटने पर उपभोक्ता की उस वस्तु की मांग बढ़ती है, और ऐसा तब तक होता है जब तक सीमांत उपयोगिता पुनः घटकर कीमत के बराबर नहीं हो जाती। अर्थात जब तक वह उस वस्तु की मांग को बढ़ाता रहेगा, जब तक सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की कीमत दोनों बराबर न हो जाए। यह पहली स्थिति थी। इसके बाद आती है सेकंड स्थिति, केस सेकंड। यदि सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत से कम है, तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तु की
कम मात्रा खरीदता है, अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता वस्तु की कम मात्रा को खरीदेगा। ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक सीमांत उपयोगिता और कीमत बराबर न हो जाए। अतः कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग मात्रा घटती है और कीमत घटने पर वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती है। इसी तरह यहाँ पर जो सेकंड नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिसके आधार पर मांग के नियम की उत्पत्ति होती है। सम सीमांत उपयोगिता नियम हम पहले भी उपभोक्ता के संतुलन में, उपभोक्ता के व्यवहार वाले टॉपिक में पूरा कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य एक बार देखिए, ताकि आपको यह नियम अच्छे से समझ में आ जाए। सम सीमांत उपयोगिता नियम, इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में अपनी सीमित आय को इस तरह से खर्च करता है कि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का उनकी कीमत के साथ अनुपात समान रहता है। इस नियम में एक उपभोक्ता अपनी संतुलन की स्थिति में अपनी सीमित आय को इस तरह से खर्च करेगा कि वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात दोनों समान रहे, अर्थात MUX अपॉन PX और यह बराबर होगा MUY अपॉन PY। जब ये बराबर होंगे तब सीमांत उपयोगिता नियम होगा, अर्थात दोनों वस्तुओं की कीमत और उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर होगी, वहाँ पर एक उपभोक्ता संतुलन में होगा। MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY, यह उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में दो केस हो सकते हैं, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड। हम पहले स्थिति फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। स्थिति फर्स्ट कब होगी, कैसी स्थिति में होगी? साम्य की स्थिति में यदि X वस्तु की कीमत कम होती है, यानी एक उपभोक्ता साम्य की स्थिति में है और X वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, अर्थात जब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है और X वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसका संतुलन जो होगा, संतुलन विच्छेद हो जाएगा, अर्थात MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, अर्थात X वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के अनुपात ज़्यादा होगा Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात से। यहाँ उपभोक्ता को X से Y की तुलना में अधिक सीमांत उपयोगिता मिल रही है, अतः उपभोक्ता X की ज़्यादा इकाइयाँ खरीदेगा। एक उपभोक्ता X की कीमत घटने पर अधिक मांग करेगा, अर्थात X वस्तु की कीमत घटी तो उसकी मांग Y वस्तु की तुलना में ज़्यादा हो जाएगी। X की मांग एक उपभोक्ता तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक MUX अपॉन PY इज इक्वल टू MUY अपॉन PY न हो जाए, अर्थात जब तक वह संतुलन में नहीं आता, दोनों वस्तुओं की कीमत और सीमांत उपयोगिता का अनुपात बराबर नहीं होगा, तब तक एक उपभोक्ता X वस्तु की मांग को बढ़ाता रहेगा। इसी तरह हम सेकंड स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड स्थिति, यदि X वस्तु की कीमत बढ़ती है तो संतुलन भंग हो जाएगा और उस स्थिति में MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY हो जाएगा, अर्थात X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात की तुलना में कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को Y से X की तुलना में अधिक सीमांत उपयोगिता मिलती है, अतः उपभोक्ता X की कम इकाइयाँ खरीदेगा और Y की ज़्यादा खरीदेगा। अतः X की कीमत बढ़ने पर X वस्तु की मांग कम होगी। उपभोक्ता X वस्तु की मांग तब तक कम करेगा जब तक MUX अपॉन PX
बराबर न हो जाए MUy/Py, अर्थात जब तक वह दोबारा से संतुलन में न प्राप्त हो जाए तब तक वह x वस्तु की मांग में कमी करता रहेगा। इस तरह से मांग के नियम की उत्पत्ति दो आधार पर होती है, सीमांत उपयोगिता = कीमत और सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर। अब हम मांग के नियम के लागू होने के कारण के बारे में चर्चा करेंगे। मांग के नियम के लागू होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, नए उपभोक्ता की उपस्थिति और विविध उपयोग यानी एक से अधिक उपयोग। इन सभी कारणों से मांग का नियम लागू होता है। पहला इसका कारण है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक इकाइयों खरीदता है या अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो उत्तरोत्तर खरीद की मात्रा में उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अर्थात जैसे जैसे एक उपभोक्ता अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यह सब हमने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखिए ताकि आपको यह नियम अच्छे से समझ में आ जाए। अगर उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त होता है तो वह उसकी अधिक कीमत भी अदा करेगा, यानी संतुष्टि का स्तर ज़्यादा होगा तो कीमत भी वह ज़्यादा भुगतान कर सकता है। अतः वस्तु की उत्तरोत्तर खरीद के लिए वह समान कीमत अदा नहीं करेगा बल्कि कम करेगा। जैसे जैसे वस्तु की खरीद बढ़ाएगा तो उसका संतुष्टि का स्तर कम होता जाएगा। जब संतुष्टि का स्तर कम होगा तो वह उसकी कीमत भी कम भुगतान करना चाहेगा। सेकंड इसका मांग के नियम का लागू होने का कारण है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य है कि यदि किसी वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु जो उससे सस्ती है तो महंगी वस्तु सस्ती वस्तु से प्रतिस्थापित हो जाती है। प्रतिस्थापन प्रभाव, यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष तुलनात्मक रूप से सस्ती हो जाती है तो महंगी वस्तु के लिए वह प्रतिस्थापित हो जाती है। यहाँ पर हम चाय और कॉफ़ी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि चाय की कीमत बढ़ जाती है कॉफ़ी की तुलना में तो ऐसी स्थिति में चाय पीने वाला उपभोक्ता अपने आप को कॉफ़ी पर प्रतिस्थापित कर देगा, अर्थात चाय के स्थान पर वह कॉफ़ी लेना पसंद करेगा। जैसे X वस्तु की कीमत Y वस्तु की तुलना में कम हो जाती है तो सस्ती वस्तु X को महंगी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित करेगा, अर्थात महंगी वस्तु के स्थान पर वह सस्ती वस्तु की मांग बढ़ा देता है, अर्थात X वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में Px X वस्तु की कीमत Y वस्तु की कीमत की तुलना में कम है। यदि X वस्तु की कीमत Y वस्तु की तुलना में कम होती है या फिर Y वस्तु की कीमत बढ़ती है तो एक उपभोक्ता X वस्तु की मांग बढ़ा देगा Y वस्तु की तुलना में। Px इज लेस देन Py है तो Dx इज ग्रेटर देन Dy, अर्थात X वस्तु की कीमत Y वस्तु की तुलना में कम है तो ऐसी स्थिति में X वस्तु की मांग Y वस्तु की मांग से अधिक होगी। यह प्रतिस्थापन प्रभाव के अंदर देखने को मिलता है। तीसरा जो कारण है वह है आय प्रभाव। आय प्रभाव उस प्रभाव को कहते हैं जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन होता है और इसका प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है। अर्थात यदि मान लीजिए चीनी की कीमत है 40 रुपये प्रति किलो, चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलो है, लेकिन वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है।
चीनी की कीमत 40 रुपये से घटकर 30 रुपये हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है। अर्थात वह वास्तविक आय में अगर वह 1 किलो चीनी खरीदता है तो वह 10 रुपये बचा सकता है, या फिर वह चीनी की मात्रा उस 40 रुपये से खरीदना चाहे तो 1 किलो की तुलना में अधिक मात्रा खरीदेगा। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन होता है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति या वास्तविक आय बढ़ जाती है और वह समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। यहाँ पर एक नोट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कीमत प्रभाव, इन दो तत्वों को सम्मिलित प्रभाव होता है प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव। अर्थात कीमत प्रभाव, आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। अगला मांग के नियम का उत्पन्न होने का चौथा कारण है नए उपभोक्ताओं की वृद्धि। जब वस्तु की कीमत कम होने से नए उपभोक्ता भी वस्तु खरीदने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी मांग का नियम लागू होता है। अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो नए उपभोक्ता जो पूर्व में उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे, वे अब उस वस्तु को खरीद पाने की स्थिति में हो जाते हैं और पुराने उपभोक्ता घटी हुई कीमत पर अपनी उपभोग की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं। इस प्रकार वस्तु की कीमत में कमी होने पर नए उपभोक्ता आ जाते हैं, अर्थात वस्तु की कुल मांग में वृद्धि होती है। इस तरह से नए उपभोक्ताओं के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। पांचवा, विविध उपयोग। कीमत घटने से वस्तु के उपयोग अन्य उपभोगों में भी लागू होता है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु का उपयोग अन्य उपयोगों के लिए भी बढ़ता है। इसके फलस्वरूप कीमत के घटने पर मांग भी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए यदि बिजली की कीमत कम हो जाती है तो हम उसके अन्य उपयोगों में भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे बिजली की कीमत कम हुई तो हम उससे एसी भी चला सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं, कूलर भी चला सकते हैं, फ्रिज भी चला सकते हैं। और यदि अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है तो हम उसके उपयोगों की सीमित उपयोग करेंगे, उसके अन्य जो उपयोग हैं उनकी सीमित मात्रा में उपयोग करेंगे। अतः विविध उपयोग भी के कारण भी कीमत में परिवर्तन के कारण विविध उपयोग होने से भी मांग के नियम की उत्पत्ति होती है। अब हम मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद जानने का आशय है उन दशाओं को जानना होता है जिसमें मांग वक्र ऊपर की ओर जाता है। अर्थात मांग वक्र जो होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल का होता है, वहाँ पर मांग का नियम लागू होता है। यदि मांग का वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता है तो वहाँ पर उस स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता और ऐसी पहली स्थिति है गिफिन वस्तुएं। अर्थात गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता। ये वस्तुएं घटिया वस्तुओं की वह किस्म होती है। अर्थात गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं जिसमें इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग भी घट जाती है। गिफिन वस्तुएं वे घटिया वस्तुएं होती हैं जिनकी अगर कीमत बढ़ती है, कीमत के बढ़ने पर उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है और कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग घट जाती है। ऐसी वस्तुएं गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं और ये वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं। लेकिन सभी घटिया वस्तुएं या हीन वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं होती, लेकिन सभी गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं।
यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ज्वार व बाजरा गिफिन वस्तुओं के उदाहरण हैं, अर्थात अगर इनकी कीमत घटती है तो उपभोक्ता इसकी मांग घटा देते हैं। इसी तरह हम डालडा घी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन वस्तुओं की कीमत घटने पर उपभोक्ता द्वारा इन वस्तुओं का उपभोग घटा दिया जाता है, अतः गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग के नियम का पहला अपवाद है गिफिन वस्तुएं। इसका जो दूसरा अपवाद है प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुएं, अर्थात प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं, उनके ऊपर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुओं का उपभोग उनकी कीमत अधिक होने पर अधिक होता है, जैसे हीरे, पन्ने के आभूषण आदि। ये प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं हैं, इनकी कीमत के अधिक होने पर इनका उपभोग अधिक होता है, अर्थात जैसे इनकी कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता इन वस्तुओं की अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए मांग को बढ़ा देते हैं। मांग के नियम का तीसरा अपवाद है वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना। यदि किसी वस्तु की भविष्य में कीमत के कम होने की संभावना है तो वर्तमान में अगर उस वस्तु की कीमत कम हो रही है तब भी एक उपभोक्ता उस वस्तु को नहीं खरीदता है, क्योंकि उसे मालूम है भविष्य में वह वस्तु और ज़्यादा सस्ती होने की संभावना है। चौथा मांग का नियम का अपवाद है उपभोक्ता की अज्ञानता व गलत धारणा के कारण भी मांग का नियम लागू नहीं होता। पांचवा है जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग। अनिवार्य वस्तुओं की मांग में भी मांग का नियम लागू नहीं होता, जैसे किसी एक निश्चित समय में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली, यहाँ पर यह नहीं होगा। 5 नियम है यहाँ पर अपवाद हैं। पांचवा अपवाद है जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग। अनिवार्य वस्तुओं की मांग का संबंध ऐसी वस्तुओं से है जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं, जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं मेडिकल्स, दवाइयाँ जो जीवन के लिए अनिवार्य होती हैं। यदि हम दवाइयाँ महंगी होने पर उसकी मात्रा कम करते हैं तो यह नुकसानदायी हो सकता है, और अगर दवाइयों की कीमत कम होती है और हमें आवश्यकता नहीं है तो भी हम उनको उपभोग नहीं करते हैं। यहाँ पर मांग के नियम के 5 अपवाद हैं। इस तरह से मांग का नियम पूरा होता है। मांग के नियम के संदर्भ में यह तीसरा वीडियो है। इसके लिए आपको, अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उनको देखना ज़रूरी है, ताकि आपको यह नियम अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह से मांग का नियम पूरा होता है। नेक्स्ट हमारी जो अगली क्लास होगी वह मांग की लोच के ऊपर आधारित होगी। साथियों, यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भविष्य में प्राप्त होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।